विजन आईएएस अक्टूबर 2025 में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो अभी न्यूज में है। एनसीआरबी का प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर साल आती है और प्री प्लस मेंस दोनों में GS2 के गवर्नेंस सेक्शन में सीधा सवाल बन सकता है। सबसे पहले समझो जेलें किसके अंदर आती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में एंट्री नंबर 4 कहती है जेलें और उनमें बंद व्यक्ति ये राज्य का विषय है। मतलब जेल चलाना, कैदियों की देखभाल करना पूरी तरह राज्य सरकार का काम है। केंद्र सिर्फ सलाह दे सकता है, पैसे दे सकता है, लेकिन फैसला राज्य का होगा। केंद्र का गृह मंत्रालय समय समय पर गाइडलाइंस भेजता रहता है ताकि सब राज्य एक जैसा अच्छा काम करें। अब पुराना कानून क्या था? 1894 का प्रिजन एक्ट। जी हाँ, ब्रिटिश जमाने का कानून। हर राज्य का अपना प्रिजन मैनुअल भी था। ये बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए गृह मंत्रालय ने 2023 में एक नया मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट बनाया। ये मॉडल एक्ट राज्य के लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, यानी राज्य इसे देखकर अपना कानून अपडेट कर सकते हैं। इसमें 1900 के प्रिजन्स एक्ट और 1950 के ट्रांसफर ऑफ प्रिजन्स एक्ट की अच्छी बातें भी डाल दी गई हैं। अब आते हैं कोर्ट के बड़े फैसले पर जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। पहला केस सुहास चकमा बनाम भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेलों में भीड़ बहुत है, इसका एक बढ़िया इलाज है ओपन जेलें बनाओ। ओपन जेल क्या होती है? साधारण भाषा में जिसमें कैदी दिन में बाहर काम करते हैं, खेती करते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। ताला चाबी कम, निगरानी कम। राजस्थान में ये मॉडल बहुत सफल है। कोर्ट ने कहा इससे भीड़ कम होगी और कैदी सुधर कर समाज में वापस आएंगे। दूसरा ऐतिहासिक केस हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तेज ट्रायल का अधिकार आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के अंदर आता है। मतलब अगर कोई सालों साल बिना ट्रायल के जेल में पड़ा है तो उसे छोड़ दो। इस फैसले से हजारों अंडर ट्रायल कैदियों को रिहाई मिली थी। आज भी जेलों में सबसे बड़ी समस्या अंडर ट्रायल कैदी ही हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट में भी यही बात सबसे ऊपर है। भारत में जेल सुधार। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में संशोधन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने इन नियमों में संशोधन किया है ताकि जेलों में जातिगत भेदभाव को खत्म किया जा सके। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है जो सुकन्या संथा बनाम भारत संघ केस में आया था। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का उद्देश्य देश भर की जेलों में कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है ताकि हर कैदी के साथ समान व्यवहार हो। गरीब कैदियों को सहायता योजना। इस योजना के तहत गरीब कैदियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे जमानत या जुर्माना न भर पाने के कारण जेल में न फंसे रहें। कई बार ऐसे कैदी केवल इसलिए जेल में रहते हैं क्योंकि उनके पास जुर्माने की रकम नहीं होती। इस योजना से उन्हें राहत मिलती है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट। ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। इससे हर कैदी की जानकारी एक केंद्रीकृत डेटाबेस में रखी जाती है, जैसे उसकी सजा, केस की स्थिति, कोर्ट की तारीखें आदि। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और रिपोर्ट्स बनाना आसान हो जाता है। जेल आधुनिकीकरण परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य जेलों की सुरक्षा और तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाना है। इसमें CCTV कैमरे, बॉडी स्कैनर और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि जेलों की सुरक्षा बेहतर हो सके। फास्टर सिस्टम। फास्टर सुप्रीम कोर्ट की पहल है। इससे कोर्ट से जेल तक जमानत आदेश तुरंत भेजे जा सकते हैं, जिससे कैदियों की रिहाई में देरी नहीं होती। पहले कई बार आदेश देर से पहुंचने के कारण कैदी बिना वजह जेल में रहते थे। अब यह समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। आगे की राह। सुप्रीम कोर्ट के 3 सिद्धांत याद रखें। जेल में जाने से कोई व्यक्ति गैर व्यक्ति नहीं बन जाता। जेल में रहते हुए भी कैदी को सभी मूल मानवाधिकार प्राप्त हैं। सजा के अलावा अतिरिक्त कष्ट देना न्यायसंगत नहीं है। संसदीय समिति की सिफारिशें। तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए, जैसे ट्रैकेबल ब्रेसलेट से जमानत पर बाहर कैदियों की निगरानी। पुराने औपनिवेशिक जमाने की जेलों का नवीनीकरण कर उन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। राज्य सरकारें प्रिजन डेवलपमेंट फंड बनाएं ताकि कैदियों के कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जा सके। जस्टिस AN मुल्ला समिति की सिफारिशें। इंडियन प्रिजन्स करेक्शनल सर्विस नाम से एक अखिल भारतीय सेवा बनाई जाए। आफ्टर केयर और रिहैबिलिटेशन को जेल सेवा का हिस्सा बनाया जाए। मीडिया और जनता को समय समय पर जेलों का निरीक्षण करने दिया जाए। अंडर ट्रायल कैदियों को दोषी कैदियों से अलग रखा जाए। जस्टिस अमिताभ रॉय समिति की सिफारिशें। छोटे अपराधों और 5 साल से अधिक पुराने मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। बुजुर्ग और बीमार कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हो। महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेलें और कल्याण योजनाएं बनाई जाएं। जेलों में पहली बार अपराध करने वाले, दोषी और अंडर ट्रायल कैदियों को अलग रखा जाए ताकि हिंसा कम हो। निष्कर्ष।
मॉडल प्रिजन्स एंड कोरेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले यह दर्शाते हैं कि अब हमारा देश सिर्फ सजा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सुधार और पुनर्वास की दिशा में बढ़ रहा है। अगर हम तकनीक, मानवता और सहानुभूति को साथ लेकर चलें, तो हमारी जेलें वास्तव में सुधारगृह बन सकती हैं, जहां से लोग समाज के लिए एक नई शुरुआत कर सकें। एनसीआरबी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मतलब ये दिल्ली में बैठकर पूरे देश के क्राइम का हिसाब रखता है। अब देखो ओरिजिन यानी शुरुआत कब हुई, 1986 में। लेकिन कैसे? दो बड़े कमेटियों की सिफारिश से। पहला, टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन की थी। दूसरा, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स। यानी 80 के दशक में पुलिस और गृह मंत्रालय ने कहा, भाई क्राइम का डाटा एक जगह रखो ताकि जांच आसान हो। बस एनसीआरबी बन गया। अब मिनिस्ट्री कौन सी? गृह मंत्रालय के अंदर, मतलब अमित शाह जी का मंत्रालय ही बॉस है इसका। अब आते हैं मुख्य काम पर। 4 बड़े काम हैं। पहला, डाटा रिपॉजिटरी, मतलब क्राइम और क्रिमिनल्स का पूरा गोदाम। उदाहरण एनडीएसओ यानी नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा गया तो उसका नाम, फोटो, पता सब यहाँ दर्ज। पुलिस कहीं भी सर्च करे तुरंत मिल जाए। दूसरा, नेशनल वेयरहाउस फॉर फिंगरप्रिंट, भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट का पूरा खजाना। यहाँ नफीस आता है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। पहले फिंगरप्रिंट मैच करने में महीनों लगते थे, अब सेकंड में। 2022 से 23 में इसे एनसीआरबी में पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया गया। तीसरा, कोऑर्डिनेशन। एनसीआरबी पूरे देश का सेंट्रल नोडल एजेंसी है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के लिए। मतलब सारे राज्य पुलिस के कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। एक राज्य में एफआईआर काटी, दूसरे राज्य की पुलिस को तुरंत पता। चौथा, पब्लिकेशन। हर साल 3 बड़ी रिपोर्ट्स, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023। हम बात करेंगे एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट की, क्राइम इन इंडिया 2023। ये रिपोर्ट हाल ही में सितंबर 2025 में रिलीज हुई है, 2 साल के गैप के बाद। सबसे पहले ओवरऑल क्राइम की बात। रिपोर्ट कहती है कि 2023 में कुल कोग्निजेबल क्राइम्स, यानी वो अपराध जिनमें बिना वारंट के अरेस्ट हो सकता है, 2022 के मुकाबले 7.2% बढ़ गए। कुल केस हुए 62,41,000 से ज्यादा। मतलब हर 5 सेकंड में भारत में एक अपराध हो रहा है। ये डरा देने वाला है ना? लेकिन अच्छी बात ये कि मर्डर जैसे बड़े क्राइम्स में 2.8% की गिरावट आई। रिपोर्ट में क्राइम रेट भी बढ़ा, 422 से 448 प्रति लाख आबादी। ये दिखाता है कि रिपोर्टिंग बेहतर हो रही है, लोग ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। अब साइबर क्राइम, ये तो सबसे तेज बढ़ रहा है, 31.2% का उछाल। 2022 से 2023 में केस 65,000 से बढ़कर 86,000 हो गए। मुख्य वजह, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, जैसे ऑनलाइन ठगी। उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। डिजिटल इंडिया के साथ साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी में सबसे ज्यादा केस यूपीएससी में पूछा जा सकता है साइबर थ्रेट्स पर। अगला, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ क्राइम्स। यहाँ 28.8% का बड़ा इजाफा, केस 10,000 से बढ़कर 13,000 के करीब। मुख्य वजह, मणिपुर में एथनिक वायलेंस, कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच झड़पें। ये 2023 की बड़ी घटना थी, जो रिपोर्ट में साफ दिख रही है। बच्चों के खिलाफ क्राइम्स, दुख की बात, 9.2% बढ़ोतरी, कुल 1,77,000 केस। सबसे ज्यादा किडनैपिंग और अपहरण, फिर पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल ऑफेंस। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। ये सोसाइटी की कमजोरी दिखाता है। रिपोर्टिंग बढ़ी है, जो अच्छा है, लेकिन प्रोटेक्शन और मजबूत करना पड़ेगा। आखिर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स, यहाँ सिर्फ 0.7% का हल्का सा इजाफा, 4,48,000 केस। मुख्य रूप से पति या रिश्तेदारों की क्रुएल्टी, किडनैपिंग और असॉल्ट। यूपी में सबसे ज्यादा। मार्जिनल इंक्रीज है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा। आप इस कोर्सेस टैब से विजन आईएएस मैगजीन की 2025 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ्स सुसाइड्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। हम एनसीआरबी की सबसे ताज़ा रिपोर्ट पर बात करेंगे, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023। ये रिपोर्ट सितंबर 2025 में रिलीज हुई है, 2 साल के गैप के बाद। सबसे पहले, सुसाइड्स में इजाफा। रिपोर्ट कहती है कि 2023 में कुल सुसाइड्स 2022 के मुकाबले 0.3% बढ़े, मतलब कुल 1,71,418 केस। लेकिन अच्छी खबर ये कि सुसाइड रेट 0.8% घटी, 12.4 से 12.3 प्रति लाख आबादी। रिपोर्टिंग बेहतर हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर फोकस जरूरी। रिसेंट में स्टूडेंट सुसाइड्स भी बढ़े हैं, 13,892, जो 10 साल में 65% ज्यादा। अब सुसाइड रेट की बात। सबसे हाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, फिर सिक्किम और केरल।
शहरों में ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा रेट है। कोल्लम सिटी टॉप पर 48.6 रेट। केरल ओवरऑल सेकंड हाई स्टेट। यूपीएससी में मेंटल हेल्थ और रीजन डिस्पैरिटी पर क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्यों में सुसाइड्स की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। महाराष्ट्र टॉप पर, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में 22.5% सुसाइड्स। ये स्टेट्स इकोनॉमिक स्ट्रेस और इलनेस से प्रभावित। मेल फीमेल रेशियो 72.8% मेल और 27.2% फीमेल। पुरुष ज्यादा प्रभावित, खासकर डेली वेज अर्नर्स और फार्मर्स में। मेन कारण फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस, ड्रग, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, लव अफेयर्स, कर्ज या दिवालिया, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम में फेल। इलनेस से सुसाइड्स 3.2% बढ़े। हार्ट अटैक डेथ्स 10% ऊपर। फार्मर सुसाइड्स कुल 10,786 यानी 6.3% टोटल सुसाइड्स के। फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, एग्री लेबर्स। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। जीरो सुसाइड्स वाले स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग है। रिसेंट इवेंट, फार्मर डिस्ट्रेस पर डिबेट चल रही है। इंपोर्ट ड्यूटी कैंसल से कॉटन बेल्ट प्रभावित। सुसाइड प्रिवेंशन के इनिशिएटिव्स। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 से 2030 तक 10% रिडक्शन टारगेट। टेलीमानस 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिसेंट्रलाइज्ड केयर। मनोदर्पण, स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए साइको सोशल सपोर्ट। एक्सीडेंटल डेथ्स भी बढ़े, 4.44 लाख। रोड एक्सीडेंट्स 1.74 लाख डेथ्स। इट रूल्स 2025। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य है डीप फेक्स और सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई झूठी या भ्रामक जानकारी के दुरुपयोग को रोकना। आजकल सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो, झूठी खबरें और एआई से बनाई गई गलत तस्वीरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। इससे लोगों की प्रतिष्ठा, समाज की शांति और लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार ने नए नियम लाने का फैसला किया है ताकि इनका सही तरीके से नियमन किया जा सके। नया क्या है? ये संशोधित नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे और इनका नाम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2025। इनका मुख्य उद्देश्य है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और सावधानी को और मजबूत करना। सरल भाषा में कहें तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर झूठी, भ्रामक या डीप फेक सामग्री न फैले। अगर कोई ऐसा कंटेंट पाया जाता है तो उन्हें उसे तुरंत हटाने या फ्लैग करने की जिम्मेदारी होगी। आईटी रूल्स 2021 का पृष्ठभूमि। ये नियम सबसे पहले 2021 में लागू किए गए थे। बाद में इनमें 2022 और 2023 में भी कुछ बदलाव किए गए थे। इन नियमों के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ऑनलाइन कंटेंट का नियमन, खासतौर पर न्यूज, करंट अफेयर्स और ऑडियो विजुअल कंटेंट के लिए। इंटरमीडियरीज पर ड्यू डिलिजेंस यानी सावधानी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। ऑनलाइन सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना। एसएमआईज और एसएसएमआईज क्या होते हैं? सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को आपस में ऑनलाइन बातचीत, पोस्ट शेयर करना या जानकारी फैलाने की सुविधा देता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म जिनके भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक है। उदाहरण के लिए फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जिनके करोड़ों भारतीय यूजर हैं। आईटी रूल्स 2025 के मुख्य प्रावधान। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर डिजिटल और सोशल मीडिया नियमन से जुड़े प्रश्नों के लिए। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? सरकार ने पहली बार इस संशोधन में एसजीआई को परिभाषित किया है। एसजीआई का मतलब है ऐसी जानकारी या कंटेंट जो कृत्रिम रूप से या एल्गोरिदम की मदद से कंप्यूटर के जरिए बनाई, बदली या संशोधित की गई हो और जो देखने या सुनने में असली जैसी लगती हो। उदाहरण के लिए एआई से बनाई गई किसी नेता का बोलता हुआ वीडियो या किसी अभिनेता की नकली आवाज, ये सब एसजीआई हैं। एसजीआई से जुड़ी ड्यू डिलिजेंस यानी सावधानी और जिम्मेदारी। अब ऐसे सभी इंटरमीडियरी जो इस तरह की सामग्री बनाने या संशोधित करने की सुविधा देते हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। एसजीआई कंटेंट को लेबल या पहचान के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। यह लेबल एक स्थायी पहचान की तरह काम करेगा, जिसमें यूनिक मेटाडाटा या आइडेंटिफायर जुड़ा होगा। अगर विजुअल कंटेंट है तो लेबल कम से कम 10% सरफेस एरिया को कवर करे। अगर ऑडियो कंटेंट है तो शुरुआती 10% समय अवधि में यह लेबल सुनाई या दिखाई दे। कोई भी प्लेटफॉर्म इस लेबल को हटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता या छिपा नहीं सकता। इसका उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता तुरंत पहचान सके कि यह सामग्री कृत्रिम रूप से बनाई गई है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां।
बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अतिरिक्त दायित्व लगाए गए हैं। जब कोई उपयोगकर्ता कोई सामग्री अपलोड करे तो प्लेटफॉर्म को उससे यह पूछना होगा कि क्या वह सामग्री सिंथेटिकली जनरेटेड है। प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड टूल्स या अन्य तकनीकी उपायों से यह सत्यापित करना होगा। अगर कंटेंट एसजीआई है तो उसे स्पष्ट लेबल या नोटिस के साथ दिखाना जरूरी होगा। यदि ये प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करते तो वे थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी यूजर की पोस्ट से नुकसान होता है तो कंपनी खुद भी जिम्मेदार मानी जा सकती है। सीनियर लेवल ऑथोराइजेशन का नया प्रावधान। अब किसी भी गैरकानूनी या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश सिर्फ सीनियर स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकेंगे। ये अधिकारी होंगे केंद्र या राज्य मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी, या फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंटेंट हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह रहे। मुख्य चुनौतियां हैं। बेंचमार्क का अभाव। अभी तक एआई डिटेक्टर टूल्स के लिए कोई एक समान मानक नहीं है। इससे कई बार गलत पहचान या गलती से बच जाना होता है। क्षमता का अभाव। एआई से बनी सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में है कि अधिकांश सिस्टम उसे प्रोसेस या स्टोर नहीं कर पाते। इसे संभालना वित्तीय दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण है। गोपनीयता। डीप फेक्स अक्सर गुमनाम रूप से या विदेशी सर्वरों पर बनाए जाते हैं। इससे उनकी ट्रेसिंग और जांच मुश्किल हो जाती है। पहचान में कठिनाई। आज के टूल जैसे मिडजर्नी, डॉल-ई, स्टेबल डिफ्यूजन इतनी यथार्थवादी तस्वीरें और वीडियो बना सकते हैं कि इंसान और मशीन के बनाए कंटेंट में फर्क करना लगभग असंभव हो जाता है। नवाचार और गोपनीयता में संतुलन। अगर सरकार बहुत ज्यादा निगरानी लगाए तो इससे गोपनीयता प्रभावित होती है, और अगर नियंत्रण न हो तो गलत सूचना फैलने का खतरा बढ़ता है। यानी नवाचार और नियमन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। भारत में उठाए गए कदम। चुनाव आयोग की सलाह। भारत में चुनावों के दौरान डीप फेक का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि एआई के जरिए बनाए गए झूठे वीडियो या ऑडियो प्रचार में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी की है। कोई भी सिंथेटिकली जनरेटेड या एआई ऑल्टर्ड कंटेंट अगर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होता है तो उस पर साफ, बड़ा और पढ़ने योग्य लेबल होना चाहिए, जैसे एआई जनरेटेड, डिजिटली एनहांस्ड या सिंथेटिक कंटेंट। यह लेबल वीडियो में कम से कम 10% क्षेत्रफल या ऑडियो में शुरुआती 10% अवधि तक दिखाई या सुनाई देना चाहिए। वीडियो में यह लेबल स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर दिखाया जाना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल के ऑफिशियल हैंडल पर डीप फेक या गलत कंटेंट मिलता है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने में मदद करेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यह कानून सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा केवल उसकी सहमति से और सुरक्षित ढंग से प्रोसेस किया जाए। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बिना अनुमति किसी का चेहरा, आवाज या डेटा डीप फेक के लिए इस्तेमाल करती है तो उस पर जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और गैरकानूनी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। इसके साथ जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म हैं। सहयोग पोर्टल, राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग के लिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर्टेन साइबर सुरक्षा घटनाओं पर नजर रखती है। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम। यूरोपीय संघ ने एआई एक्ट पास किया है जो सभी एआई से बनाए गए कंटेंट पर वाटरमार्किंग को अनिवार्य करता है, यानी कंटेंट में एक डिजिटल निशान होगा जिससे यह पता चले कि यह एआई द्वारा बनाया गया है। यह देश अपने डिजिटल कॉपीराइट लॉ में डीप फेक से सुरक्षा के लिए नया कानून प्रस्तावित कर चुका है, जिससे व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। चीन ने एआई लेबलिंग रूल्स लागू किए हैं, जिसके तहत जो भी कंटेंट एआई से बनाया गया है उस पर साफ साफ एआई जनरेटेड लेबल दिखाना जरूरी है। आगे की राह। डिजिटल फ्रेमवर्क बनाना। एक मजबूत डिजिटल सिस्टम बनाना होगा जो 3 स्तंभों पर आधारित हो। जैसे आधार कार्ड में यूनिक पहचान होती है, वैसे ही हर डिजिटल कंटेंट में एक अदृश्य लेकिन सत्यापन योग्य सिग्नेचर हो। हर प्लेटफॉर्म की भूमिका और प्रभाव के अनुसार उसकी जिम्मेदारी तय हो। नागरिकों को सिखाया जाए कि वे डीप फेक या एआई मैनिपुलेशन को पहचान सकें। गवर्नेंस आर्किटेक्चर मजबूत करना। सरकार को चाहिए कि वह नियमों और तकनीकी मानकों को एक समान बनाए, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत करे और साथ ही गोपनीयता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखे। वाटरमार्किंग या डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली। एआई जनरेटेड कंटेंट में स्थायी डिजिटल निशान जोड़ना जरूरी है, जिससे कंटेंट का स्रोत और विश्वसनीयता पता चल सके। चीन का एआई लेबलिंग सिस्टम इसका अच्छा उदाहरण है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और समन्वय। भारत को अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ना होगा ताकि एआई इकोसिस्टम में साझा और लचीला शासन तंत्र बन सके। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। डीप फेक से निपटने के लिए सरकार अकेली पर्याप्त नहीं है।
इसमें शामिल होना चाहिए सरकार, उद्योग जगत, अकादमिक संस्थान और नागरिक समाज। सभी मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें और एआई सुरक्षा के मानक विकसित करें। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन आईएएस मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कारण है, कुछ खांसी की दवाओं के सेवन से कम 20 बच्चों की मौतें हुई, जिनमें जहरीले तत्व पाए गए। भारत के औषधि नियामक ने 3 संदिग्ध खांसी सिरप की पहचान की है। कोल्ड्रिफ, श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, रेस्पाइफ्रेश, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स, रिलाइफ, शेप। भारत में दवाओं के नियमन की व्यवस्था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 रूल्स 1945। यह भारत का मुख्य कानून है जो दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि दवाएं गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के मानकों पर खरी उतरें। राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण। राज्य स्तर पर ये संस्थाएं लाइसेंस जारी करती हैं, कारखानों का निरीक्षण करती हैं और दवा कानूनों के पालन की निगरानी करती हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की राष्ट्रीय औषधि नियामक संस्था है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं नई दवाओं की अनुमति देना, क्लिनिकल ट्रायल्स की निगरानी, दवाओं के मानक तय करना, आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यह संस्था दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है और ड्रग्स ऑर्डर को लागू करती है ताकि जनता को दवाएं उचित दामों पर मिल सकें। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यह शेड्यूल एन के अंतर्गत आता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि दवा बनाने वाली कंपनियां WHO मानकों के अनुसार साफ सुथरे और सुरक्षित तरीके से निर्माण करें। भारत में नकली या निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की समस्या के प्रमुख कारण। नियामक अंतराल। केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों में समन्वय की कमी और असंगत निगरानी के कारण दवा उद्योग की उचित जांच नहीं हो पाती। विषाक्त संदूषण। कुछ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायन पाए गए जो औद्योगिक सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल होते हैं लेकिन मनुष्य के लिए घातक हैं। खराब गुणवत्ता नियंत्रण। निर्माण प्रक्रियाओं में लापरवाही, प्रयोगशाला परीक्षणों की कमी और GMP के उल्लंघन से घटिया दवाएं बाजार तक पहुंच जाती हैं। सप्लाई चेन और स्टोरेज समस्याएं। दवाओं का सही तापमान और स्टोरेज न होना, कोल्ड चेन की खराब व्यवस्था दवाओं को असुरक्षित बना देती है। मैंडेटरी रिकॉल लॉ का अभाव। भारत में अब तक दवाओं को वापस बुलाने के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून नहीं है। यह विचार 1976 से लंबित है। ऑनलाइन स्परियस ड्रग्स का खतरा। WHO के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 10% तक दवाएं नकली या निम्न गुणवत्ता की हैं और इनका बड़ा हिस्सा अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बेचा जाता है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें। कानूनों का सख्त अनुपालन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और रूल्स 1945 को पूरे देश में समान रूप से सख्ती से लागू किया जाए। गैरानुपालक कंपनियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और कठोर दंड दिए जाएं। मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन प्रणाली मजबूत करना। समय समय पर निरीक्षण और मॉनिटरिंग अनिवार्य हो, खासकर उन राज्यों में जहां औषधि निर्माण अधिक होता है। लीगली एनफोर्सेबल GDP गाइडलाइंस। गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस पर आधारित दिशानिर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए ताकि सप्लाई चेन की हर कड़ी में गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। दवा नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से नकली दवाओं के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को सख्ती से लागू करना। WHO मानकों के अनुरूप अपडेटेड GMP को जल्द लागू किया जाए। जनजागरूकता अभियान। उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को यह सिखाया जाए कि वे नकली या संदिग्ध दवाओं की पहचान कैसे करें और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग कैसे करें। ट्राइबल गवर्नेंस। हाल ही में देश भर के 1 लाख से अधिक जनजातीय बहुल गांवों और टोला क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। इन ग्राम सभाओं ने ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन को अपनाया जो आदि कर्मयोगी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन। मुख्य विशेषताएं। ग्राम स्तर की प्राथमिकताएं। हर ग्राम सभा ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार लक्ष्य तय किए हैं, जैसे कि शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आजीविका के अवसर, सामाजिक और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास। इन लक्ष्यों का उद्देश्य है 2023 से 2030 तक एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी जनजातीय गांव का निर्माण। संस्थागत व्यवस्था। हर गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो एक सिंगल विंडो नागरिक सेवा केंद्र के रूप में काम करेंगे। इसके अंतर्गत हर ग्रामीण सप्ताह में 1 घंटा आदि सेवा समय के रूप में स्वैच्छिक सेवा देगा। इसका उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और जनजातीय नेतृत्व को सशक्त बनाना। आदि कर्मयोगी अभियान क्या है? यह एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका लक्ष्य है विकेंद्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और शासन तंत्र को विकसित करना। मुख्य तथ्य। कवरेज।
यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है जो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 करोड़ नागरिकों को कवर करता है। मंत्रालय। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य 20 लाख जनजातीय परिवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण देना, 1 लाख गांवों में विलेज विजन 2030 एक्शन प्लान तैयार कराना, सरकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक समन्वय सुनिश्चित करना, जनजातीय समुदायों की आवाज को सामने लाना और सशक्त करना। 3 नेतृत्व स्तंभ। आदि कर्मयोगी नेतृत्वकर्ता जो समुदाय का मार्गदर्शन करे। आदि सहयोगी जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद करे। आदि साथी समुदाय से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पर लोगों को संगठित करे। भारत में जनजातीय शासन की संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्था। जनजातीय कार्य मंत्रालय साल 1999 में स्थापित किया गया था ताकि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक संगठित और समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। PSA एक्ट 1996। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को आत्मशासन का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को भूमि, जल, वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है। वे भूमि हस्तांतरण, विकास योजनाओं और सामाजिक मामलों पर निर्णय ले सकती हैं। यह जनजातीय समुदायों को अपने संस्कृति और परंपरागत जीवन मूल्यों की रक्षा का अधिकार देता है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची यह भारत के उन राज्यों में लागू होती है जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि। इसमें राज्यपाल को विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। 6ठी अनुसूची यह पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों को विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं। भारत के कई जनजातीय समुदाय आज भी अपनी परंपरागत पंचायतों, आदिवासी सभाओं या जनजातीय परिषदों के माध्यम से स्थानीय शासन, संसाधन प्रबंधन और विवाद निपटान करते हैं। ये संस्थाएं अक्सर औपचारिक पंचायत व्यवस्था के साथ साथ चलती हैं और जनजातीय पहचान एवं संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शासन में जमीनी स्तर की भागीदारी क्यों जरूरी है? समावेशन। जब आम लोग शासन में भाग लेते हैं तो उन्हें जुड़ाव और सम्मान का अनुभव होता है। उदाहरण, मैग्नरेगा के सोशल ऑडिट में स्थानीय समुदाय खुद जांच करते हैं कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च हुए। इससे गरीब और वंचित वर्ग की आवाज शासन तक पहुंचती है। विश्वास निर्माण। जनभागीदारी से जनता का सरकारी संस्थानों पर भरोसा बढ़ता है। उदाहरण, ग्राम सभाएं स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता। जब नागरिकों को सूचना और अधिकार मिलते हैं तो वे शासन को जवाबदेह बना सकते हैं। उदाहरण, सूचना का अधिकार। नागरिक सरकारी अधिकारियों और विभागों से सीधा जवाब मांग सकते हैं। अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर। उदाहरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन में आम नागरिक विकास परियोजनाओं से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर अपनी राय दे सकते हैं। इससे शासन और नागरिकों के बीच संवाद मजबूत होता है। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व। जनजातीय समुदायों और वंचित वर्गों के राजनीतिक सहभाग से उन्हें नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। यह ऐतिहासिक हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाता है। जनजातीय शासन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। PSA का कमजोर क्रियान्वयन। 1996 में बना PSA एक्ट अब तक कई राज्यों में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। उदाहरण, झारखंड राज्य ने अभी तक PSA को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया है। कई अधिकारियों और ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों की जानकारी तक नहीं है। निर्णय निर्माण में सीमित भागीदारी। अध्ययनों में पाया गया है कि औपचारिक ग्राम पंचायत व्यवस्था अक्सर जनजातीय संस्कृति या प्रतिनिधित्व को पर्याप्त स्थान नहीं देती। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स केवल सलाहकार भूमिका में हैं और अधिकांश राज्यों में निष्क्रिय हैं। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। जनजातीय लोग अब भी अपनी भूमि बाहरी लोगों या विकास परियोजनाओं के कारण खो देते हैं। यहाँ तक कि 5th और 6th शेड्यूल क्षेत्रों में भी विस्थापन और सामाजिक आर्थिक हाशिए पर जाना आम है। कल्याणकारी नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कमजोर है। नवंबर 2022 तक 38% से अधिक FRA दावे खारिज कर दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45% जनजातीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। शिक्षा का स्तर भी कम है। सेंट साक्षरता दर 72.1%। आर्थिक अवसरों की कमी से वे मुख्य धारा से कटे रहते हैं। जनजातीय विकास की दिशा में उठाए गए कदम। PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास का समयबद्ध कार्यक्रम है। 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। जनजातीय बहुल गांवों में आधारभूत ढांचे और आजीविका के अवसर विकसित करना। यह अभियान विशेषकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
इसके तहत 41 मंत्रालय विभाग अपने बजट का एक हिस्सा जनजातीय कल्याण के लिए आरक्षित करते हैं। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, इसका लक्ष्य है जनजातीय बहुल गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना। यह लगभग 40% जनजातीय जनसंख्या को कवर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, नेशनल फेलोशिप स्कीम, प्री मैट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम्स, इनसे जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर मिल रहे हैं। उद्यमिता और आत्मनिर्भरता, वन धन विकास केंद्र, अब तक 4,465 केंद्रों की मंजूरी। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, ट्राइफ और ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, 118 बिक्री केंद्रों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध। निष्कर्ष, भारत अब टॉप डाउन वेलफेयर मॉडल से आगे बढ़कर बॉटम अप कम्युनिटी लेड गवर्नेंस मॉडल की ओर बढ़ रहा है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 और आदि कर्मयोगी अभियान इस दिशा में ऐतिहासिक पहल हैं, जो जनजातीय समाज को शासन, विकास और आत्मनिर्भरता के केंद्र में ला रही हैं। जब शासन की जड़ें जनता तक पहुंचती हैं, तो लोकतंत्र न केवल मजबूत होता है बल्कि न्याय, समानता और सहभागिता की भावना भी सशक्त होती है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 नोटिफाइड। सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को लागू करने के लिए नए नियम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना और जुए व सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को रोकना। ऑनलाइन गेम्स की श्रेणियां, इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेम्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ई स्पोर्ट्स यानी ऐसे डिजिटल खेल जो कौशल, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना पर आधारित हैं। उदाहरण बीजीएमआई स्पोर्ट्स, वैलोरेंट टूर्नामेंट्स आदि। ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऐसे गेम्स जो मनोरंजन या सामाजिक जुड़ाव के लिए खेले जाते हैं, लेकिन इनमें पैसे का लेन देन नहीं होता। उदाहरण क्विज गेम्स, मल्टीप्लेयर फन गेम्स आदि। ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे गेम्स जिनमें वास्तविक धन का उपयोग होता है। उदाहरण पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी इत्यादि। इन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य प्रावधान, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक नया नियामक निकाय बनाया जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह संस्था ऑनलाइन गेम्स की मान्यता, रजिस्ट्रेशन, वैधता निर्धारण और दंड तय करेगी। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे जो विभिन्न मंत्रालयों से नामित होंगे। गेम्स का पंजीकरण, सभी ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को ओजीआई में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑनलाइन गेम संचालित नहीं किया जा सकेगा। 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली, हर पंजीकृत गेम प्रदाता को उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के लिए एक सक्रिय ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाए रखना होगा। पहली अपील गेम प्रदाता के पास, दूसरी अपील ग्रीवेंस अपेलेट कमेटी के पास, अंतिम अपील ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। यह व्यवस्था उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करेगी। उल्लंघन पर दंड, किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गैरजमानती अपराध माना जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में कंपनी के संपूर्ण स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाल के वर्षों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही लत, वित्तीय नुकसान और सट्टेबाजी जैसे खतरे भी बढ़े हैं। कई युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और कर्ज के मामले भी सामने आए हैं। पोस्टल बैलेट, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की अंतिम से पहले वाली गिनती तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। इस निर्णय का उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, प्रत्येक मतदाता के मत का समान मूल्य सुनिश्चित करना और मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या जल्दबाजी को रोकना। पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पात्र मतदाता डाक के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, बिना मतदान केंद्र पर जाए हुए। अब यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से और भी आसान बना दी गई है, यानी मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं और मतदाता उन्हें भरकर डाक से वापस भेज सकते हैं। कानूनी ढांचा, पोस्टल बैलेट से जुड़ी व्यवस्थाएं निम्न कानूनों के तहत आती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। इन कानूनों में यह बताया गया है कि कौन पात्र है, प्रक्रिया क्या है और मतपत्रों की गणना कैसे की जाएगी। कौन कर सकता है पोस्टल बैलेट से मतदान? सेवा मतदाता, वे लोग जो देश की सेवा में रहते हुए सामान्य मतदान नहीं कर सकते, जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, विदेशों में तैनात सरकारी अधिकारी, इनके जीवनसाथी। विशेष मतदाता, ये उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री, संसद और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इन सभी के जीवनसाथी। अनुपस्थित मतदाता,
ऐसे नागरिक जो विशेष परिस्थितियों में मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, जैसे 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, पूर्व निवारक हिरासत में रखे व्यक्ति, चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।